अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम जो कंपनीज़ होती हैं उनकी कुछ डिफरेंट टाइप्स होती हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन मैं बारहा बता चुका हूँ कि कंपनी एक एक्चुअली आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कोई नेचुरल पर्सन नहीं, आर्टिफिशियल, जिसको हम खुद बनाते हैं। किसके ज़रिए? कानून के ज़रिए। जब कानून के ज़रिए आप किसी आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट करते हो, उसको हम कंपनी बोलते हैं। फिर उसकी कुछ खुसूसियात होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, उसकी एक कॉमन सील होती है और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर वैसे कहा जाए तो कंपनी एक किस्म की एसोसिएशन है। कुछ लोग मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, या कुछ कमाने के लिए, या कुछ चीज़ बेचने के लिए, हम उसको वैसे कंपनी बोलते हैं। और जो कंपनी होती है वो हर एक कंट्री के अंदर एक कंपनी लॉ होता है, उसके तहत बनाई जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 मौजूद है, जिसके तहत कोई भी कंपनी वजूद में आती है। इसकी मिसाल ली जाए तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है एक ये लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है और ये कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लॉज हैं कंपनीज के बारे में, उसके तहत ये बनाई गई है। अब हम देखते हैं कि ये कंपनीज की क्लासिफिकेशन क्या है। वैसे तो बहुत सारी काइंड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं कंपनीज़ की, तो हमने आप लोगों की आसानी के लिए इनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक तो क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ़ मेंबर्स, यानी कितने मेंबर्स होंगे। दूसरी बेसिस है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी उन मेंबर्स की लाइबिलिटी यानी ज़िम्मेदारी क्या होगी। और दूसरा मोड ऑफ इनकॉपरेशन, यानी किस तरीके से वो रजिस्टर्ड होती हैं या इनकॉपरेट होती हैं लॉ के ज़रिए। सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। उसमें सबसे पहली जो कंपनी आती है वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी जिसके मालिक और कंट्रोल जो है ना उसके शेयर्स होल्डर करते हैं। शेयर्स होल्डर्स का एक शेयर्स होता है कंपनी के अंदर। कोई भी कंपनी होती है उसके शेयर्स होते हैं, लोग उसको ख़रीदते हैं, तो फिर वो भी उसकी जो है ना उसकी ओनरशिप का हिस्सा बन जाते हैं। वो शेयर्स खरीदते हैं तो वो उनके मालिक बन जाते हैं। ये उनको कंट्रोल करते हैं। ऐसी कंपनी जिसको शेयर्स ऑन करें, कंट्रोल करें और जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो, यानी लिमिटेड से मुराद कि कंपनी को कुछ भी नुकसान होगा तो इतना उनके ऊपर इतना ज़्यादा नहीं आएगा, उनका उतना ही नुकसान होगा जितना उनका शेयर्स है। अगर कंपनी का आपने 100 शेयर्स लिए हैं तो अगर कंपनी को नुकसान होगा तो फिर 100 शेयर्स ही आपको यानी नुकसान होगा। ये नहीं होगा कि आपके अपने पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, घर है, गाड़ी है, ये है, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, वो कोई आपसे छीनेगा नहीं। सिर्फ उतना ही नुकसान होगा जितना आपने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी होगी। अब मज़ीद हम देखते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्चुअली कम से कम 3 लोग हो सकते हैं इसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी अनलिमिटेड। लेकिन कम से कम 3 बंदे, अगर 2 होंगे, 1 होंगे तो ये कंपनी वजूद में नहीं आएगी, नहीं बनेगी। तो इसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 3 पर्सन और मैक्सिमम अनलिमिटेड। और इसके अलावा इसके जो शेयर्स हैं उसको ट्रांसफ़र करने की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी अगर अभी मैंने इसको ट्रांसफ़र, यानी कि मैंने शेयर्स खरीदे पब्लिक कंपनी के, तो मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, वो फिर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ये इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा ये जो कंपनी होती है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज होती है, आपको पता है हर एक मुल्क के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज होती है जहाँ पे जितना भी कारोबार होता है उसको मॉनिटर किया जाता है, शेयर्स की खरीदो फरोख्त की जाती है, सारा कुछ होता है वहाँ पे। वहाँ पे ये लिस्टेड होती है, वहाँ पे ये रजिस्टर्ड होती है। और इसके जो शेयर्स हैं पब्लिक कंपनी के, वो कोई भी जनरल पब्लिक से बंदा खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। इसीलिए तो इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं, ताकि कोई भी शख्स पब्लिक में से, कोई भी लेमैन, कोई भी XYZ उठ के इसके शेयर्स खरीद भी कर सकता है और उनको बेच भी सकता है। ये जो पब्लिक कंपनी है ये पब्लिक से रिलेटेड है। इसको मैं मज़ीद अभी वो शॉर्ट करता हूँ कि कम से कम 3 बंदे चाहिए, मैक्सिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, जो शेयर्स की ट्रांसफ़र करने की जो रिस्ट्रिक्शन भी कोई नहीं है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आती है प्राइवेट, यानी पब्लिक कंपनी का बिल्कुल उलट अब प्राइवेट कंपनी। अब इसमें भी शेयर्स खरीदे जाते हैं, लोग शेयर्स होल्डर होते हैं और उनकी भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन जो मिनिमम यानी पर्सन चाहिए ना इस कंपनी को बनाने के लिए, वो 2 है। पब्लिक में 3 है, यहाँ पे 2 है।
और यहाँ पे लेकिन मैक्सिमम नंबर 50 है, यानी 50 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर होल्डर या मेंबर नहीं हो सकते। अब उसमें तो लिमिट नहीं है ना पब्लिक में, लेकिन यहाँ पे लिमिट है। लेकिन इसी तरीके से यहाँ पे एक और लिमिट भी है शेयर्स ट्रांसफ़र करने की, यानी शेयर्स जो आपने ट्रांसफ़र करनी है उसकी भी एक रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक कंपनी में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी है। अब ये जो शेयर्स कंपनी होती है, इसके जो शेयर्स होते हैं ये अवेलेबल नहीं होते आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक्चुअली होता है क्या है कि प्राइवेट है ना, तो ये मखसूस कुछ ही लोग होते हैं, फैमिली लोग होते हैं, 10-15 बंदे आपस में ही ना शेयर्स खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई और XYZ या बाहर से कोई आम बंदा नहीं खरीद सकता। पब्लिक में तो ये होता है ना कि कोई भी खरीद सकता है, चाहे वो सिंध से हो, पंजाब से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी हो। मैं मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन प्राइवेट में सिर्फ मखसूस लोग ही खरीद सकते हैं, वो एक्चुअली फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, आपस में दोस्त होते हैं जिन्होंने प्राइवेट कंपनी बनाई होती है। सो ये होगी प्राइवेट कंपनी। उसके बाद है सिंगल मेंबर कंपनी, यानी वो कंपनी जिसका एक ही मेंबर हो, एक ही उसका शेयर होल्डर हो और वही सारे मामलात उसको देखे और वो उसको रजिस्टर्ड करा ले कानून के ज़रिए। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो रजिस्टर्ड हो और उसका डायरेक्टर भी एक ही हो, चीफ एग्जीक्यूटिव भी वही हो, यानी एक बंदे की कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी। यानी मैं एक कंपनी बनाता हूँ, मैं ही उसका सब कुछ, जो मैंने ही पैसा लगाया हुआ, मैं ही उसका शेयर होल्डर हूँ, मैं ही उसका मेंबर हूँ, मैं ही उसका डायरेक्टर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। सो ऐसी कंपनी को सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं। सो जनाब, ये तो होगी हमारी पहली कैटेगरी, यानी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, यानी मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी होगी। लाइबिलिटी से मुराद होता है कि कितना उनको पे करना पड़ेगा, कितनी उनकी जिम्मेदारी होगी, यानी वो लाइबल होंगे कि नहीं होंगे। उसमें सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब होता है कि जितना आपने शेयर्स खरीदा है उतना ही आपकी लाइबिलिटी बनेगी। अगर कंपनी वाइंड अप होती है, ख़त्म हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है, वो बिल्कुल वाइंड अप हो जाती है, तो आपका नुकसान उतना ही होगा जितना आपने शेयर्स लगाए हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको कोई किया जाएगा, ऐसा किसी को कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक है, जितना आपने शेयर्स लगाया है उतना ही आपकी लाइबिलिटी बनेगी। अगर आपने 50 रुपये के शेयर्स खरीदे हैं तो 50 रुपये की ही आपकी लाइबिलिटी बनेगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ या इस तरह की कोई फेस करती है तो बंदे के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो तो कुछ नहीं होगा। हाँ, जो उसने पैसे 50 रुपये जो लगाए थे ना, वो ज़रूर उनका वो यानी कि ख़त्म, वो छीन लिए जाएंगे, लेकिन बाकी आपकी चीज़ को नहीं छीना जाएगा। सो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जितने शेयर्स लगाए हैं उतना ही आपका नुकसान होगा, बाकी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कुछ नहीं किया जाएगा। उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसमें ना शेयर्स नहीं होते, शेयर्स होल्डर नहीं होते, इसमें एक्चुअली आप गारंटी देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे दोस्तों ने कंपनी बनाई और मैं उनको गारंटी देता हूँ लिख के कि यार अगर कभी ये कंपनी ख़त्म हो जाती है, नुकसान में चली जाती है, तो मैं आपको ना 50,000 रुपये दूंगा, ये मैं आपको गारंटी दूंगा लिख के। तो फिर जब कंपनी का नुकसान हुआ तो वो मेरे पास आए और मुझे कहा कि सर आपने गारंटी दी थी कि आपने 50,000 देने, तो फिर मैं 50,000 उनको दूंगा, क्योंकि मैंने गारंटी दी थी आपको कि अब कंपनी अगर आपकी नुकसान में जाएगी तो मैं आपको 50,000 दूंगा। लेकिन इसमें अब ये नहीं हो सकता कि आप मुझसे 50,000 से ज़्यादा मांगे, 60,000 की डिमांड नहीं कर सकती थी। जितनी मैंने गारंटी दी है उतना ही मैं आपको पे करूंगा। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो ज़्यादातर NGOs टाइप होती हैं, सोशल वर्क करती हैं और अक्सर लोगों ने गारंटी दी होती है कि अच्छा जी, मैं आप लोगों को ना, अगर ये आपकी कंपनी नहीं चलती है या इसको खर्चे पाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, मतलब ज़रूरत होगी, तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इतनी गारंटी दूंगा। सो ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो गारंटी के ज़रिए चलती हैं। ओके, हो गया जी। उसके बाद है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी के अंदर जो शेयर्स होल्डर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि कंपनी का कुछ भी नुकसान हुआ तो भाई आप सब कुछ, आपकी हर चीज़ आपसे छीन ली जा सकती है। ये नहीं होगा कि जितने आपने शेयर्स लगाए, बल्कि इवन के आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आपसे, यानी कि वो भी आपसे छीन सकते हैं। आपकी पर्सनल जो गाड़ी है, आपकी जो पर्सनल पैसे हैं, पर्सनल आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वो भी आप जनाब, वो भी आपके एसेट जो होते हैं ना, वो भी मतलब उनके ऊपर भी खतरा आ जाता है, यानी वो भी रिस्क पे होते हैं। देखें ना, हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, यानी जितना शेयर्स उतना आपका नुकसान, बाकी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो अनलिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ना, यानी कि वो भी, यानी वो भी आपसे हम ले सकते हैं।
इतना सिर्फ नहीं है कि जितना शेयर्स के अलावा भी जितना भी होगा आपके घर से भी पैसे निकालेंगे कि अच्छा जी अब आपका वो घर है वो बेच के कंपनी का जो है नुकसान पूरा करें। ठीक है, इसीलिए तो इसको अनलिमिटेड बोलते हैं, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड जिम्मेदारी आपकी। ओके दोस्तों, ये होगी दूसरी कैटेगरी। अब आती है तीसरी कैटेगरी, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी किस तरीके से हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया, किस तरीके से रजिस्टर्ड किया। उसमें सबसे पहली जो आती है चार्टर्ड और रॉयल चार्टर्ड कंपनीज। ये किसी ज़माने में हुआ करती थी, जैसे यूके की क्वीन थी, उसने एक कंपनी बनाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो यहाँ पे मसाले स्पाइसेस ढूंढने के लिए आए थे, तो कुछ 15 से 20 बंदे थे, वो क्वीन के पास गए थे और उनको कहा था कि आप हमें इजाज़त दें और हम ये जो है ना साउथ एशिया के अंदर, बड़े सगीर के अंदर, इंडो पाक के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम कारोबार करना चाहते हैं और हमें मसाले चाहिए, हम वहाँ जाएंगे। तो उन्होंने एक चार्टर बनाया और चार्टर के जरिए एक कंपनी वजूद में जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सो अब ये जो कंपनी है किसके जरिए वजूद में आई? एक क्वीन के जरिए, एक बादशाह के जरिए, एक क्राउन के जरिए। तो इसलिए हम फिर इसको रॉयल चार्टर्ड कंपनीज कहते हैं। इस तरह और भी बड़ी कंपनीज आई थी, जर्मन ईस्ट अफ्रीकन कंपनी, रशियन अमेरिकन कंपनी। ठीक है, ये इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। सो एक तो वो कंपनीज जो क्वीन के जरिए या किंग के जरिए या मोनार्क के जरिए जो वजूद में, हम उसको बोलते हैं रॉयल चार्टर्ड कंपनीज। उसके बाद रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, वो कंपनीज जो किसी भी मुल्क के अंदर जो कंपनीज का लॉ होता है उसके जरिए जो रजिस्टर्ड होती है, हम उनको रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज बोलते हैं। ठीक हो गया, इनका एक स्टेटस होता है। जैसे पाकिस्तान के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 है, अगर आपने कोई कंपनी बनानी है तो अब आप उस कानून के जरिए रजिस्टर्ड कराओगे, इनकॉर्पोरेटेड कराओगे, तो उस कंपनी को हम फिर क्या बोलेंगे? रजिस्टर्ड कंपनी। इसी तरीके से अनरजिस्टर्ड कंपनी वो जो रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी के पास, न स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, न कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वैसे ही आप चलाए मामला तो उसके चला रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? अनरजिस्टर्ड कंपनी। ओके हो गया जी। तो जनाब ये होगी तीसरी कैटेगरी। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ काइंड्स की कंपनीज के बारे में चर्चा किया जाता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। इसका मतलब है ये इस तरह की कोई एक कंपनी होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल के ना पार्टनर बन जाते हैं और एक बिजनेस शुरू करते हैं और एक कंपनी बनाते हैं। फिर उन दोनों का प्रॉफिट भी बराबर होता है और नुकसान भी बराबर होता है। मतलब अगर नुकसान होगा तो दोनों पे करेंगे और फ़ायदा भी होगा तो दोनों को डिवाइड किया जाएगा। और अगर कंपनी खसारे में चले जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो फिर भाई उनका जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यानी रिस्क में आ जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह की कंपनी को हम पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स बोलते हैं। उसके अलावा एक और टाइप है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें यह होता है कि ये जो पार्टनर्स होते हैं आपस में जो पार्टनरशिप करते हैं, इनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, यानी उनके जो पर्सनल जो एसेट्स होते हैं वो महफूज होते हैं। बाकी जितना पैसा उन्होंने कंपनी में या पार्टनरशिप में या फर्म में लगाया होता है उतना ही उनका नुकसान होगा, उतना ही होगा। देखें यार, अगर मैंने 5 रुपये कंपनी में लगाए हैं तो अगर नुकसान होगा तो मेरा 5 रुपये के हिसाब से ही मेरा नुकसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 5 रुपये लगाए थे और आपने जो जब रिकवरी करने आए तो आप मेरे घर लेके चले गए, ठीक है, मेरे घर पे कब्जा कर लिया, मेरी गाड़ी मेरे से छीन ली, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी। अब इसमें भी लिखा हुआ है यानी ऐसी पार्टनरशिप जहां पे दोनों पार्टनर्स की जो लायबिलिटी हो वो लिमिटेड हो। लेकिन जो ऊपर वाली है ना पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएट पर्सन, इसमें जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड होती है। उसके अलावा सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सिंपल एक ही इंडिविजुअल है, वही कंपनी चला रहा है, वही उसका मालिक है, वही उसका मेंबर है, वही उसका नौकर है, वही उसका बॉस है, सब कुछ वही चला रहा है, तो हम इस कंपनी को सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। इसके अलावा फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनी वो जो रजिस्टर्ड तो किसी और मुल्क में है लेकिन वो काम आपके मुल्क में कर रही है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है कोका कोला, वो रजिस्टर्ड यूएसए के अंदर है लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर भी काम करती है। तो पाकिस्तान में फिर एक शर्त होगी कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वहाँ पे उसको रजिस्टर्ड होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर वो यहाँ पे काम कर सकती है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो यहाँ पे काम नहीं कर सकती। चलो ठीक, मान लिया कि वो पहले एक्चुअली रजिस्टर्ड अमेरिका के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने काम करना है तो फिर आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। उसके बाद जनाब एक और काइंड आती है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज, यानी मिसाल के तौर पे एक कंपनी है और क्या करती है, उस कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया है या उसके कुछ शेयर्स को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। सो मिसाल देते हैं कोका कोला ने क्या किया, पेप्सी के शेयर्स खरीद लिए हैं,
बल्कि आधे से ज़्यादा कंट्रोल में कर लिए हैं। अब जो कोका कोला कंपनी हम उसको बोलेंगे पेरेंट कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी, और जो पेप्सी है जिसके उसने शेयर्स खरीदे हैं जिसको वो कंट्रोल कर रही है, हम उसको सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे। ये भी इस तरह की कंपनीज होती हैं। इसके अलावा एसोसिएट कंपनीज होती हैं, यानी दो कंपनीज हैं वो दोनों एक दूसरे के शेयर्स भी खरीदते हैं, दोनों के मामलात भी देखते हैं, यानी बराबर के ऊपर, यानी ये ऐसे देखो जैसे भाई बहन नहीं होते, बराबर होते हैं। तो ये इस तरह की एसोसिएट कंपनीज होती हैं, एक दूसरे के मामलात के अंदर इंटरफेयर भी करते हैं, शेयर्स भी खरीदते हैं, लेकिन दोनों तरफ से बराबर का इनका ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज जो हुकूमत बनाती है, जिसका जो 50% जो शेयर कैपिटल है ना वो गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, या जो सूबे की गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, केपी गवर्नमेंट है, या बलूचिस्तान गवर्नमेंट है। तो ये जो शेयर्स हैं 50% हुकूमत ने खरीदने होते हैं, 50% कोई और बंदा खरीद सकता है। अब वो जो हुकूमत है वो कोई भी हुकूमत है, चाहे वो फेडरल की हुकूमत हो या आपकी सूबे की हुकूमत हो। सो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। इसके अंदर जितनी भी टाइप्स हैं और कैटेगरीज़ हैं कंपनीज़ की, उनके बारे में मैंने आपको बड़ा आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आपने एक दफ़ा अच्छे से जब इनको रीड करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी, और अगर बैकग्राउंड में आप मेरा लेक्चर सुनोगे तो मज़ीद आपको ये चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी और आसान लगेंगी। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।